भी ऐसा कीजिए कि जिन स्टूडेंट के पास बुक है वो चैप्टर 19 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 इसकी रीडिंग कीजिएगा। ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब तक मैं ये नोट करता हूँ लेक्चर, आप थोड़ा सा रीड कर ले। इसमें शायद आपको कुछ भी समझ ना आए, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप इसकी रीडिंग कर लें ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो हमारा। आज 8 तारीख है ना, 8 तारीख है ना, 8 तारीख है ना।
जी, आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ का। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, बिजनेस लॉ जो है इसके दो हिस्से हैं, एक कंपनी लॉ और एक मर्केंटाइल लॉ। प्रेफरेंस नॉर्मली हम टीचर्स दिया करते हैं, कंपनी लॉ को पहले करवाया करते हैं। रीज़न इसके ये है कि मटेरियल कम है, चैप्टर्स कम है और वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है, 50 मार्क्स है। यानी तकरीबन 1/3 हम बुक को कवर करके, सिलेबस को कवर करके 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का पोर्शन। कंपनी लॉ के पोर्शन में सबसे पहली चीज जो हमारे लिए समझना है वो है कंपनी बेसिकली होती क्या है, उसको समझना है कंपनी। इससे पहले आपने जितने भी जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या काउंटिंग पढ़ी है उनमें आपने ज़्यादातर जो पढ़ा होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में शायद पढ़ा होगा। तो कंपनी के बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, कंपनी को समझने की कोशिश करनी है कि ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो नंबर ऑफ टोटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी, जिसे हम जायंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, लेकिन इन शॉर्ट हम वर्ड कंपनी यूज करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ओनर एक ही है, एक से ज्यादा ओनर नहीं होते सोल प्रोप्राइटरशिप में। हाँ, काम करने के लिए एम्प्लॉयज रखे होते हैं जरूर इन्होंने, लेकिन वो एम्प्लॉय ओनर नहीं होते। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक ही है। पार्टनरशिप जो है इसमें ओनर्स की तादाद कितनी होती है, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 ओनर्स हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 ओनर्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में तादाद कम करके 10 कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 से 20 ओनर्स होते हैं। और पार्टनरशिप में जो ओनर्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है पार्टनर्स। पार्टनर्स यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक ओनर होगा उसे नॉर्मली नाम देते हैं सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में ओनर्स की तादाद 2 से लेके 20 तक हो सकती है और जो ओनर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी के ओनर्स हैं इनकी तादाद एक से लेके कुछ भी तादाद हो सकती है। लॉ ने कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की। ठीक है, ये मैं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, आगे चल के जब डिटेल स्टडी करेंगे तो शायद कोई लिमिट इंट्रोड्यूस हो जाए किसी केस में, लेकिन मैक्सिमम यानी कंपनी में आप लाखों ओनर्स भी अगर फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लाखों लोगों को। मिनिमम एक, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं। और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो ओनर्स होंगे इनको क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स, या पाकिस्तान में एक और नाम भी दिया जाता है मेंबर्स। मेंबर्स या शेयर होल्डर कहा जाएगा। ठीक है, जो ओनर्स होंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर्स होंगे इन्हें क्या नाम दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। दोनों में थोड़ा सा फर्क है फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं इसलिए दोनों को एक ही समझिए। जो बिजनेस को, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ओन कर रहे हैं वो शेयर होल्डर या मेंबर्स। इसके बाद जब किसी भी कंसेप्ट, किसी भी चीज को सीखना हो, नई चीज को, तो बेहतर होता है कि ऑलरेडी हमने जो पहले चीजें सीखी हुई हैं उनके साथ कंपेयर करके उसकी बेस पे कंसेप्ट को सीखा जाए तो चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं। यानी जो न्यू नॉलेज हम एक्वायर करने जा रहे हैं हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कंपेयर करके उसकी बेस पे सीखें तो आसानी से समझ आ जाता है। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि हमने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सीखना चाह रहे हैं कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो कहता है आप इसके फीचर्स को कंपेयर कर लीजिए दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स के साथ, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि प्रोबेबली आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ तो शायद कंफर्टेबल हो, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में ज्यादा डिटेल पता नहीं होगी। तो सबसे पहला फीचर देखिए, चूंकि हमारा स्टार्ट है इसलिए आपने इंश्योर करना है कि अटेंटिवली लेक्चर को सुने और समझें।
ठीक है, मैं हर फीचर को डिस्कस करने के बाद एंड पे थोड़ी सी ब्रेक लूंगा, वहां पे अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते रहे ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। पहली चीज, सेपरेट लीगल स्टेटस। कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। किससे सेपरेट लीगल स्टेटस होता है? इसके ओनर्स से, इसके ओनर्स से, इसके डायरेक्टर्स से, यानी ओनर जो इसको लोग चला रहे हैं उनसे अलग, ओनर से अलग स्टेटस होगा। ठीक, सेपरेट लीगल। आपने अकाउंटिंग में शायद एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। वो क्या कहता है कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और जो ओनर, बिजनेस और ओनर एक ही चीज है, तो दोनों की ट्रांजैक्शन को मिक्स कर दो, क्या ये कहता है? नहीं, वो कहता है बिजनेस एक अलग चीज है और ओनर एक अलग चीज है। जो ओनर की ट्रांजैक्शन है वो उसकी अपनी ट्रांजैक्शन है और जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो उसकी अपनी ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ओनर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। सिमिलर कंसेप्ट है हमारा सेपरेट लीगल स्टेटस के कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन लॉ ये कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में तो जो ओनर्स होते हैं और जो बिजनेस है, कानून की नजर में, अकाउंटिंग की नजर में नहीं, कानून की नजर में वो कहते हैं दोनों एक बराबर है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर गया बैंक से लोन लेने के लिए, लोन लगाना इस्तेमाल करना बिजनेस में है, लेकिन बैंक से लोन लिया, बिजनेस को नुकसान हो गया, अब क्या सोल प्रोप्राइटर ये कह सकता है जी लोन बिजनेस के लिए लिया गया था, बिजनेस पे खर्च हुआ, बिजनेस से लीजिए, मैं लोन नहीं कह सकता। इसलिए कि लॉ कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो है इसमें सेपरेट स्टेटस नहीं है बिजनेस का ओनरशिप, बिजनेस और ओनर एक ही चीज है। पार्टनरशिप में भी सिमिलर कंसेप्ट है। पार्टनरशिप का अपने ओनर, पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस के जो ओनर्स है यानी पार्टनर्स, इनका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, दोनों एक ही चीज समझे जाते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी पार्टनरशिप ने, अब बिजनेस ने, फर्म ने अगर कोई लोन लिया है तो हर पार्टनर उसको पे करने के लिए लायबल है। अगर फर्म को नुकसान हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म को, और बिजनेस लोन वापस करने के काबिल नहीं रहता, एसेट्स जो है वो कम, लायबिलिटी ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा वो कौन पे करेगा? फिर पार्टनर्स पे करेंगे। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में सेपरेट लीगल स्टेटस अप्लाई होता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट लीगल स्टेटस जो है ये अप्लाई होता है। ये कैसे अप्लाई होता है? वो कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर्स है यानी शेयर होल्डर्स, इनका स्टेटस अलग है, ये कानून की नजर में अलग लोग हैं, और जो बिजनेस है, कंपनी है, वो उसका स्टेटस अलग है। ठीक है, जैसे दो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कानूनी नुक्ता नजर से मैं और मेरा भाई, हम दोनों सेपरेट है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटीज है। लीगली उसके किसी भी अमल का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो फॉर एग्जांपल अगर कहीं से लोन लेता है, उसको रीपे करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, मैं लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं डेट को पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों सेपरेट लीगल स्टेटस है हमारा। ठीक है, कैसे पता? फॉर एग्जांपल उसका आईडी कार्ड लाता है, मेरा आईडी कार्ड लाता है, जो ये बताता है कि हम दोनों सेपरेट पर्सन है। एग्जैक्टली उसी तरह कहता है जब कुछ लोग मिलके कंपनी बना लेते हैं तो जो लोग उसके मालिक हैं, ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनका स्टेटस फिर अलग हो जाता है। और जब एक दफा कंपनी बन जाए, रजिस्टर हो जाए, उससे उसका शनाख्ती कार्ड इशू हो जाए, जिसे लीगल लैंग्वेज में हम कुछ और कहते हैं, हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, अगर वो इसको इशू हो जाए तो फिर कंपनी लीगली अलहदा पार्टी है और इसके ओनर्स अलहदा पार्टी है। कंपनी के किसी भी अमल की जिम्मेदारी ओनर्स पे नहीं होगी और ओनर्स की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी पे नहीं होगी, दोनों सेपरेट है। यह है सेपरेट लीगल स्टेटस का कंसेप्ट। जब हम कंपनी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सबसे अहम कंसेप्ट जो होता है वो हमारा सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। इसको समझना,
अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो फिर इसका मतलब है आपने कंपनी की नेचर को समझ लिया। क्लियर हुई? इसका मतलब क्या हुआ, जब सेपरेट लीगल स्टेटस हो जाता है तो क्या होगा, कंपनी अपने एसेट्स को खुद ओन करेगी। जो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं वो चाहे शेयर होल्डर्स के, ओनर्स के पैसों से खरीदे गए हैं, लेकिन उसका मालिक कौन होगा, कंपनी। अगर बिजनेस चलाने के लिए कहीं किसी बैंक से लोन लिया जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस लोन को रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर, ओनर्स के ऊपर नहीं है। इसी तरह अगर सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट करने हैं या किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है तो बताइए उस एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट लीगली कौन करेगा, क्या ओनर्स करेंगे? नहीं, वो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कंपनी क्या करेगी, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जब कंपनी कोई एसेट खरीदेगी वो एसेट किसकी ओनरशिप है, कंपनी। जब कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया तो उसको रीपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की, शेयर होल्डर्स की नहीं। और अगर कंपनी ने किसी दूसरे लोगों के साथ डीलिंग करनी है तो क्या वो लोगों के साथ अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये सेपरेट लीगल स्टेटस समझ आया आपको? यहां पे एंड पे एक छोटी से रियल केस आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे यहां पे कंसेप्ट मैंने बताया कि एक कंपनी का एक ओनर भी हो सकता है। ऐसी कंपनी को हम नाम देते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, एक कंपनी, उसके 100% शेयर्स, 100% उसका ओनर एक बंदा था, सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, अब उसने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, उन पैसों से एक जगह खरीदी गई, लैंड परचेज की गई। वो लैंड क्या कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है? देखिए, इंडिविजुअल्स के नाम पे तो ट्रांसफर हो सकती है ना, क्या कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर की गई। इसके बाद वो जो 100% शेयर होल्डर था उसने किसी दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको यही लैंड, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन की अगर लैंड थी, उसने कहा मैं 120 मिलियन में आपको सेल करता हूं। ठीक है, और सेल का एग्रीमेंट साइन कर दिया कि जी मैं ये वाली लैंड 120 मिलियन में इस पार्टी को सेल करता हूं। उसके 2 महीने के बाद अचानक लैंड की प्राइस जो है वो डबल हो गई, वो 200 मिलियन पे पहुंच गई। अब जो 100% ओनर था उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये लैंड जो है उस पार्टी को सेल नहीं करूंगा। ठीक है, सेल नहीं करूंगा। अब दूसरी पार्टी तो वो कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने कहा देखें ये हमें एग्रीमेंट कर चुका है मेरे साथ, ठीक है, सेल हो चुकी है, अभी नहीं ट्रांसफर करें, पैसे ले मेरे से और ट्रांसफर करें वो एग्रीड प्राइस जो हमारी डिसाइड हुई है। 100% उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब बताइए कोर्ट ने क्या डिसीजन किया होगा? क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या इनवैलिड है? लीगली इनवैलिड है। रीजन क्या दी उन्होंने? उन्होंने कहा कि ओनर जो है, चाहे एक ही ओनर है, लेकिन कंपनी जो है इसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, ओनर का, शेयर होल्डर मेंबर का सेपरेट लीगल स्टेटस है। भाई एक बंदा एक चीज कैसे बेच सकता है जब वो उसके पास है ही नहीं, वो उसका मालिक ही नहीं है। इस लैंड के मालिक जो है वो कंपनी है, वो शेयर होल्डर नहीं है। चाहे इनडायरेक्टली शेयर, देखे लैंड की मालिक कंपनी है, कंपनी का मालिक शेयर होल्डर है, लेकिन लॉ कहता है कि लैंड का जो ओनर है वो शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी है। अगर आपने इस लैंड को परचेज करना है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करना पड़ेगा? कंपनी के साथ। ये है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ओनर के साथ नहीं कर सकते। अब बताइए ये वाला ओनर अगर कंपनी के डेटर के पास चला जाए कि जी कंपनी ने आपसे पैसे रिसीव करने हैं, मैं कंपनी का ओनर हूं, लाए मुझे पैसे दीजिए, क्या डेटर लायबल हैं इसको पेमेंट करने के लिए? क्योंकि नहीं, हम तो कंपनी को पेमेंट करेंगे। ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ये कुछ समझ आया? अच्छा, अब यहां पे एक जहन में क्वेश्चन आता है कि मैं किसी के साथ, मैं असल में ये जो लोग लॉ, इंसानों, लॉ पर्सन्स की 2 तरह से क्लासिफिकेशन करता है।
एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? मैं और आप जैसे, ठीक है, जो जिंदा है, सांस लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको लॉ ने कह दिया इनका स्टेटस सेपरेट होगा, सेपरेट लीगल स्टेटस होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, मैं खुद अगर कोई बिजनेस चलाता हूं, मैं खुद ट्रांजैक्शन करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, साइन कर सकता हूं, उसके ऊपर चीजें खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, लोगों के साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं। कंपनी कहां एग्जिस्ट करती है? क्या कंपनी लोगों के साथ एग्रीमेंट कर सकती है? यहां पे हम पढ़े कर सकती है, अपने नाम से कर सकती है। तो भाई कंपनी दुनिया में होती कहां है? वो नजर थोड़ी आती है। तो कंपनी कैसे साइन कर सकती है एग्रीमेंट? कंपनी के हाथ होते हैं जिससे वो एग्रीमेंट साइन करेगी, अपना नाम लिखेगी? इसका जवाब है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो फिर कैसे कंपनी ये सारे काम करती है? वो बैंक से लोन भी ले लेती है, वो एसेट्स भी खरीद लेती है, वो लोगों के साथ एग्रीमेंट भी कर लेती है। वो कैसे कर लेती है? याद रखें, कंपनी इटसेल्फ कुछ नहीं करती। कंपनी के बिहाफ पे कुछ लोग होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं, वो ये सारे काम करते हैं। और उन लोगों को हम कहते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स, ठीक है। तो हमारा एक कंसेप्ट है कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेशन है, सेपरेशन है किसकी? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। नॉर्मली देखिए, जो लोग बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप में, जो बिजनेस के मालिक हैं, नॉर्मली वही बिजनेस चलाते हैं। पार्टनरशिप में जो बिजनेस के मालिक हैं, नॉर्मली वही बिजनेस चलाते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ये थोड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है। यहां पे लाजमी नहीं कि जो ओनर्स है, जिनके पास पैसा है, उनके पास स्किल भी हो टेक्निकल उस बिजनेस को चलाने की। इसीलिए ओनर्स क्या किया जाता है कि ओनर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। किस लिए? कंपनी चलाने के लिए। खुद से बिजनेस, नॉर्मली जो ओनर्स होते हैं खुद से कंपनी नहीं चलाते। खुद से कंपनी क्यों नहीं चलाते? नॉर्मली, हमेशा नहीं करना, क्योंकि ओनर्स के पास पैसा तो है। देखिए, बिजनेस चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, पैसा, स्किल, दोनों की जरूरत है। ओनर्स के पास पैसा, और खासतौर पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चलाना हो ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल की जरूरत होती है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। क्या लाजमी है कि ओनर जिनके पास पैसा है उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल भी हो? लाजमी अगर तो फॉर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है एमबीबीएस क्वालिफाइड, उसके पास इतने पैसे हैं कि उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी खड़ी कर ली, ठीक है, वो हॉस्पिटल भी बना ले, खुद ही उसको चला भी ले। लेकिन नॉर्मली अगर कोई ऐसा क्या होता है कि एमबीबीएस क्वालिफाइड है, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो बिजनेस चला सके, बिल्डिंग खरीद सके। और अगर किसी के पास पैसा है, हॉस्पिटल तो बना लेगा, लेकिन प्रोबेबली वो एमबीबीएस क्वालिफाइड नहीं है, उस हॉस्पिटल को चला नहीं सकता। तो फिर क्या करते हैं, ओनर जो है वो कंपनी सेटअप कर देते हैं, लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपॉइंट करते हैं जिन्हें कहा जाता है डायरेक्टर्स। वो फिर डायरेक्टर्स बिजनेस को चला रहे होते हैं, कंपनी को चला रहे होते हैं। तो नॉर्मली कंसेप्ट क्या बना हमारा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली जो बिजनेस का ओनर है वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, चला भी रहा है, ऐसे ही होता है। पार्टनरशिप में जो बिजनेस का ओनर है वही बिजनेस को चला भी रहा है, मैनेज भी कर रहा है, ऐसे ही होता है नॉर्मली। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के ओनर्स कुछ और लोग होते हैं और जो कंपनी को चला रहे होते हैं वो नॉर्मली कुछ और लोग होते हैं। ओनर्स वो है जिनके पास पैसा है, और मैनेजमेंट में कौन लोग है, जिनके पास स्किल है चलाने के लिए। जो ओनर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर। और जो मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस को चला रहे होते हैं, इन्हें क्या, डायरेक्टर्स कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, इनको कहा जाता है डायरेक्टर्स। तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट पढ़े। पहला कंसेप्ट सेपरेट लीगल स्टेटस होता है कंपनी का अपने ओनर से या डायरेक्टर से, यानी ये अपने एसेट्स को खुद ओन करती है, लायबिलिटीज इसने, डेट्स अपने खुद पे करने हैं, और दूसरे लोगों के साथ
कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से ये कंपनी। लेकिन चूंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जब लोगों के साथ डीलिंग करनी है, बैंक के साथ निगोशिएशन करनी है लोन करने के लिए, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, तो इटसेल्फ इसकी एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस तो कुछ नहीं है। तो फिर कंपनी ये सारे काम कैसे करती है? ये सारे काम डायरेक्टर्स के थ्रू करती है। कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स ये सारी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, डायरेक्टर्स जाके जैसे बैंक कैश देगा तो डायरेक्टर्स को देगा, ये ले सर कैश, लोन है, डायरेक्टर्स वो कैश वसूल करेंगे, लेकिन डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे कैश रिसीव कर रहे हैं। इस लोन को रीपे करना किसकी लायबिलिटी है? अपनी। कैश भी कंपनी का है, डायरेक्टर्स उसको मिस यूज नहीं कर सकते। तो ये है सेपरेट लीगल स्टेटस और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बात समझ आते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, असूली तौर पे मेंबर्स की लायबिलिटी कोई नहीं होनी चाहिए। मेंबर्स की लायबिलिटी क्यों? सेपरेट लीगल स्टेटस है ना। सेपरेट लीगल स्टेटस क्या कहता है? कंपनी लैदा पर्सन है, ओनर्स डायरेक्टर लैदा पर्सन है, कंपनी के लिए दिएगा कंपनी रिस्पॉन्सिबल, ओनर्स नहीं है। लेकिन लॉ ये कहता है ठीक है ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेपरेट लीगल स्टेटस की वजह से, लेकिन कहता है ओनर्स का हम कुछ ना कुछ स्टेक चाहते हैं कि बिजनेस में इन्वॉल्व रहे, कुछ ना कुछ चाहते हैं। क्योंकि देखे, जब भी आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाए ना, आप कहें सर मेरे पास आइडिया है, पैसा नहीं है, आप मुझे लोन दीजिए। बैंक कहेगा कितने पैसे चाहिए? कहेगा, आप कहेंगे 10 मिलियन। बैंक कहेगा अच्छा मैं 9 मिलियन पे करने को तैयार हूं, 1 मिलियन तुम अपना डालोगे। हम कहते हैं सर जहां पे 9 मिलियन दे रहे हैं 10 मिलियन भी दे दे, क्या हर्ज है? बैंक दे भी सकता है, लेकिन बैंक नहीं पे करता। कहता है नहीं नहीं, अगर मैंने 10 का 10 मिलियन तुम्हें दे दिया ना, तो ये वो हिसाब हो जाएगा माले मुफ्त दिले बेरहम, सारे का सारा लोन होगा, तुम सही तरीके से बिजनेस चलाओगे नहीं, केयरलेस हो जाओगे, तुम कहोगे यार नुकसान भी होगा, कौन सा मेरा जाना, बैंक का पैसा सारा जाना है। तो हम चाहते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सही, लेकिन आपका भी स्टेक इन्वॉल्व रहे बिजनेस में, ताकि आप बिजनेस को नुकसान की तरफ ना लेके जाए। तो बैंक कहता है कुछ पैसे तुम डालो, बाकी के पैसे मैं डाल देता हूं। उसी तरह लॉ भी ये कहता है कि ये बैंक, ये कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए जाएगी, बैंक का पैसा भी इस्तेमाल करेगी, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स की बिल्कुल हम जीरो लायबिलिटी कर दें कि सेपरेट लीगल स्टेटस है, शेयर होल्डर कंपनी में जो कुछ भी होता रहे, ठीक है, कंपनी लोगों के चाहे करोड़ों अरबों रुपए की देनदार है, शेयर होल्डर्स ने 1 रुपया नहीं देना। वो कहते हैं नहीं, ये थोड़ा सा जो है फेयर नहीं होगा उन लोगों के साथ जो लोग बिजनेस को लोन देंगे। इसीलिए लॉ ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी है दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस, कंपनी अलहदा है और ओनर शेयर होल्डर्स अलहदा है। असूली तौर पे कंपनी ने जितना भी लोन लिया है शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये कंसेप्ट कह रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट क्या कहता है, नहीं थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए, ताकि शेयर होल्डर का स्टेक इन्वॉल्व रहे बिजनेस। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बिजनेस में होगी, कितनी होगी? लिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। कितनी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस ने लोगों से लोन लिया, लॉस होने की वजह से बिजनेस बंद करना पड़ा, इतने पैसे नहीं है कि लोगों को वापस दिए जा सकें। फर्ज कीजिए 10 मिलियन का लोन लिया था, बिजनेस के पास टोटल एसेट्स है 3 मिलियन, तो बाकी के 7 मिलियन ओनर से निकलवाए जाएंगे। यह है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? ओनर लायबल है किस अमाउंट तक? अनलिमिटेड अमाउंट तक। यानी जितनी अमाउंट भी बिजनेस ने देनी होगी, अगर बिजनेस बैंकरप्ट होता है तो वो अमाउंट अगर बिजनेस नहीं दे पाया तो उस बिजनेस के ओनर देंगे। ये है कंसेप्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी।
और लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि अगर बिजनेस ने लोन लिया और ये वापस नहीं कर पाया, डिफॉल्ट कर गया, तो जितना फर्क होगा वो ओनर्स पे करेंगे, लेकिन अप टू सर्टेन अमाउंट, अप टू लिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं। ये बात समझ आती है लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट? अनलिमिटेड का मतलब क्या है? बिजनेस अगर लोन रीपे नहीं कर पाया तो किसने पे करना है? किस अमाउंट तक? जितना भी हुआ, चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना हो। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अगर बिजनेस ने लोन लिया और वापस पे नहीं कर पाया, कौन पे करेगा? ओनर। लेकिन किस अमाउंट तक? लिमिटेड। लिमिटेड उन्होंने क्यों रखी? क्योंकि दोनों सेपरेट है, और लिमिटेड का पर्पस भी यही है कि ओनर का कुछ ना कुछ स्टेक इन्वॉल्व रहे। ठीक है, ये स्टेक इन्वॉल्व ना कराना तो शायद जीरो लायबिलिटी होती उनकी, लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट समझ आ गया क्या है? आगे चलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कितनी तरह से हो सकती है? ठीक है, कितनी तरह से? वो कहता है दो तरह से लिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट की जा सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी, एक कंसेप्ट है हमारा लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक है लिमिटेड बाय गारंटी। लायबिलिटी जो लिमिटेड होगी यहां तो होगी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, इन दोनों में फर्क समझाने के लिए पहले मैं शेयर का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि शेयर्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे लिमिटेड बाय शेयर का क्या मतलब है, लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है। शेयर्स क्या होते हैं? आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो यह सीखा होगा कि जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, एंट्री की जाती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो जरा कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। वहां पे जो ओनर पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कैपिटल कहा जाता है, शेयर कैपिटल नहीं कहा जाता। सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप के केस में जो भी इन्वेस्ट करते हैं ओनर्स, उनको क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल नहीं कहा जाता। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं उसे शेयर कैपिटल क्यों कहा जाता है? ये रीजन सुन लीजिए। जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाने जाते हैं तो जरूरी होता है, लॉ ये कहता है, आपने जो अपनी कंपनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी मैक्सिमम कितना को शेयर कैपिटल होगा कंपनी का। अभी एक्चुअली वो बिजनेस में आया नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगाए कितना को मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूं, उसका ज्यादा से ज्यादा कैपिटल हो सकता है 1 करोड़। तो मैंने क्या करना है, मैंने जब मैं रजिस्टर करवा रहा हूंगा, मैंने उनको यह बताना है कि इस कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, 1 करोड़। उस बंदे को जो रजिस्टर करेगा मेरी कंपनी, 1। यानी लॉ ये कहता है कि जो कंपनी का कैपिटल है, मैक्सिमम अमाउंट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप जो है वो शेयर कैपिटल होगा, वो प्री अप्रूव्ड होनी चाहिए। आपने पहले से अप्रूव करवानी है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। किस वक्त? जब कंपनी को रजिस्टर करवा रहे होंगे कि सर हमारा मैक्सिमम शेयर जो कैपिटल है वो इतना होगा, और फिर उसको प्री प्रिंटेड भी करवाना है इन स्मॉलर अमाउंट। प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट कैसे करवाना है? जैसे आपके करेंसी नोट प्रिंट होते हैं, जैसे प्राइस बॉन्ड प्रिंट होते हैं, प्रिंट। जैसे मेरी कंपनी मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मैक्सिमम कैपिटल जो है उसका 1 करोड़ 10 मिलियन हमने डिसाइड किया फॉर एग्जांपल। अब मैंने 10 मिलियन रजिस्टर करवाना है। जिस वक्त कंपनी रजिस्टर करवा रहा हूंगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है 10 मिलियन। वो कहेंगे ठीक है 10 मिलियन अप्रूव कर दिया हमने आपका पहले से, अब आप इसको प्रिंट करवाइए। हम उसके प्रिंट करवाएंगे स्मॉलर अमाउंट में, यानी जिस तरह करेंसी नोट प्रिंट होते हैं, हम उसी तरह कंपनी के
जो शेयर कैपिटल है इसके छोटे छोटे हिस्से प्रिंट करवाएंगे। फर्ज कीजिए 10 मिलियन का शेयर कैपिटल है तो मैं उसके स्मॉलर अमाउंट, अच्छा स्मॉलर अमाउंट कितनी होगी ये मेरा फैसला है। स्मॉलर अमाउंट 10 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 1000 रुपए भी हो सकती है। अगर स्मॉलर अमाउंट 10 रुपए मैं डिसाइड करता हूं तो मैं लिखूंगा कंपनी का शेयर कितना है, शेयर 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये मेरा 10 मिलियन का शेयर कैपिटल हो गया। 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी मैंने टोटल कैपिटल कितने का रजिस्टर करवाया था, 10 मिलियन का। मैंने इस टोटल कैपिटल को स्मॉलर अमाउंट में कन्वर्ट किया, इसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अच्छा कितने हिस्से किए वाला, 1 मिलियन, 1 मिलियन हिस्से किए, पार्ट्स किए। ये यूं समझ लीजिए मैंने 1 मिलियन और कितने के 10, यूं समझ लीजिए मैंने 10-10 रुपए के 1 मिलियन नोट प्रिंट कर लिए, लेकिन उसके ऊपर वो जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा होगा जिसके ये शेयर। 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा अब इसको शेयर कैपिटल को प्रिंट करने का और स्मॉलर अमाउंट में डिवाइड करने का फायदा क्या होता है। असल चीज देखिए, अगर आप कैपिटल को सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के कैपिटल को कंपनी के शेयर कैपिटल के साथ कंपेयर करें, आपको दो चीजें फर्क नजर आएंगी। पहली चीज ये कि ये शेयर कैपिटल जो है ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है, इसके शेयर स्मॉलर अमाउंट में होते हैं, और दूसरा प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। स्मॉलर अमाउंट में प्रिंटेड, वरना नॉर्मली पार्टनरशिप में तो जो जितना भी शेयर कैपिटल ले आए हम उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया करते हैं। फर्ज कीजिए मैं अगर किसी कंपनी में पार्टनर हूं, सॉरी किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हूं फर्ज कीजिए, और मैंने उस पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको पता है पार्टनरशिप बनती है तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा होता है, उसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, और कितने पार्टनर्स है, हर एक ने कितना पैसा दिया ये भी लिखा होता है। मेरे से कोई बंदा आके पूछता है भाई तुम्हारे असासाजात कितने हैं, मैं कहूँगा एक मेरा घर है, एक गाड़ी है, और एक पार्टनरशिप पार्टनर हूं उसमें मैंने 10 लाख रुपया लगाया हुआ है। वो मेरे से कहेगा अच्छा तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है, क्या मेरे पास सबूत होगा? मेरे पास कोई सबूत नहीं सिवाय एक वो पार्टनरशिप डीड के, जो कि चूंकि एक ही है, हर एक पार्टनर के पास तो नहीं है, वो एक वक्त में एक ही पार्टनर के पास हो सकती है। तो मेरे पास रेडीमेड कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा, प्रूफ अवेलेबल नहीं होगा कि मैं पार्टनरशिप में पार्टनर हूं और मैंने इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसको प्रमोट करना चाह रहे थे कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करें। इसमें उन्होंने क्या किया, एक तो प्रिंटेड फॉर्म में इसको ले आए। प्रिंटेड फॉर्म में होने का मतलब क्या है, मैंने अगर किसी कंपनी में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा तो वो मुझे बदले में 10 लाख रुपए के शेयर्स देंगे। मैं उन शेयर्स को लेके अपने घर जा सकता हूं। जैसे मैं इस कंपनी में अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करूं तो मुझे बताइए ये लोग मुझे कितने शेयर्स देंगे, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और वो शेयर्स मेरे पास सबूत होंगे कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो रिटर्न पीस ऑफ पेपर देने का ये फायदा होता है। उस जो पीस ऑफ पेपर होता है ना जिसके ऊपर लिखा था, जो 1 मिलियन हम हिस्से करते हैं, पार्ट्स करते हैं, उसको कहते हैं शेयर्स। ठीक है, तो रिटर्न फॉर्म में रिटर्न पीस ऑफ पेपर छापने का मकसद क्या होता है, हमारे पास एविडेंस रहे, सबूत रहे कि हमने इस कंपनी में पैसे डाले हुए हैं। दूसरा, हमने इसको स्मॉलर अमाउंट में क्यों कन्वर्ट किया? स्मॉलर अमाउंट में कन्वर्ट हमने इसलिए किया ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। देखिए 10 रुपए का शेयर है, टेक्निकली स्पीकिंग अगर किसी के पास सिर्फ 10 रुपए हैं और वो अपने 10 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है।
वरना अगर आप नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करें, छोटा मोटा किराने का बिजनेस भी, वो भी 15-20 लाख तो मांगेगा स्टार्ट होने के लिए। इसी तरह पार्टनरशिप में भी लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कंपनी में चूंकि शेयर कैपिटल को हमने सब डिवाइड किया होता है स्मॉलर अमाउंट में, तो फायदा ये होता है अगर आपके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट है आप वो भी कंपनी में लगा सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं सिंपल कैपिटल को कंपनी के शेयर कैपिटल के साथ, तो हमें दो फर्क क्या नजर आते हैं। पहला, ये सब डिवाइड होती है स्मॉलर अमाउंट में शेयर कैपिटल, स्मॉलर अमाउंट में सब डिवाइड होता है, और हर स्मॉलर अमाउंट को प्रिंट किया जाता है। प्रिंट किया जाता है उस पीस ऑफ पेपर को जो प्रिंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शेयर्स। अगर मैं 10 लाख इन्वेस्टमेंट करूं मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, 1 लाख शेयर्स मिलेगा। ये शेयर समझ आया आपको। अगली बात कहता है शेयर्स इरिडीमेबल है। ये शेयर जो हैं इसका क्या मतलब है, सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा डाला वापस ले सकते हैं, ड्राइंग्स पार्टनरशिप में वापस ले सकते। मैंने आज से के बाद पार्टनर नहीं रहना, मेरे पैसे वापस करो, क्या मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे? इसे कहते हैं रिडीम होना, रिटर्न होना। पार्टनरशिप में जो आपने पैसा लगाया, अगर आप मुतमिन नहीं है सारे का सारा पैसा वापस ले सकते हैं, रिडीमेबल है, रिटर्नेबल है। कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी में पैसा लगाया, क्या वापस ले सकते हैं? वो कहता है नहीं, ये इरिडीमेबल है, आप पैसा वापस नहीं ले सकते। लेकिन आप सोचेंगे पैसा वापस नहीं ले सकते, ये तो फंस गए हम, फिर इसका मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। वो कहता है नहीं, इस कंसेप्ट को सही तरीके से समझे। इरिडीमेबल का मतलब है आपने कंपनी से शेयर्स लिए ना, मैंने 10 लाख दिया कंपनी को, 1 लाख शेयर ले लिए, हर एक शेयर 10 रुपए का। मैं कंपनी को जाके अगले दिन कहूं मेरा इरादा चेंज हो गया, ये शेयर वापस ले लें और मुझे मेरे पैसे दे दें, ऐसे नहीं होगा, ये इरिडीमेबल होते हैं। लेकिन कहता है इरिडीमेबल होते हैं, लेकिन ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं। कहता है आप कंपनी को वापस नहीं कर सकते, लेकिन आगे किसी और को बेच सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं। अब आप सोचेंगे भाई मैं किस किस से पूछता फिरूंगा कि तुमने ये शेयर खरीदना है कि नहीं, तुमने ये शेयर खरीदने। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी के शेयर्स की डीलिंग के लिए एक अलग से मार्केट है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आप वहां चले जाएं, वहां पे आपको बायर्स मिल जाएंगे, सेलर्स भी मिल जाते हैं, वहां पे आप जाके बेच सकते हैं। तो इरिडीमेबल है लेकिन ट्रांसफरेबल भी है, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? चलिए फिर वो कहता है ये जो शेयर्स होते हैं इनके राइट्स भी हैं और लायबिलिटीज भी हैं। शेयर के राइट भी हैं, अगर मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो क्या मेरा राइट है? किस चीज का राइट है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट। वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप में ड्राइंग्स होती है ना पार्टनरशिप में, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम घर ले जाते हैं उसे कंपनी लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड एक तरह से ड्राइंग्स ही है, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर्स को दे दिया जाता है। ये लो भाई, तो मेरा राइट है कि मुझे डिविडेंड मिले, लेकिन क्या मेरी लायबिलिटी भी है कोई? ये लफ्ज है जिसके लिए मैं यहां पे आया था। क्या मेरी कोई लायबिलिटी भी है? कहते बिल्कुल लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है? क्या लायबिलिटी है मेरी? कि मैं अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो मैं कंपनी अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाती, तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी के डेट को पे करूंगा, लेकिन किस अमाउंट तक? अच्छा, लिमिटेड अमाउंट क्या है सुन लें। ये जो 10 रुपए होती है ना, 10 रुपए, इसको कहते हैं फेस वैल्यू है। ये क्या है? फेस वैल्यू। मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है भाई, किस अमाउंट तक लिमिटेड है? इस फेस वैल्यू तक, यानी 10 रुपए तक एक शेयर मेरे पास है, मैं 10 रुपए तक कंट्रीब्यूट करूंगा। मेरे पास 1 मिलियन शेयर्स हैं, तो मेरी लायबिलिटी कितनी अमाउंट तक की है? कितनी अमाउंट तक की है?
1 मिलियन शेयर है तो लाइबिलिटी मेरे पास 1 मिलियन, फर्ज कीजिए शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर, 1 लाख शेयर है, मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी कंट्रीब्यूट करने की? 1 मिलियन, 10 लाख, जितने के मेरे पास शेयर्स हैं। ये बात समझ आई? अच्छा सुनिए, कंपनी के शेयर्स खरीदे मैंने 1 लाख, टोटल शेयर कैपिटल मेरे पास कितना है? 10 लाख। अब ये सिर्फ जो है मिलियन की बजाय मैं सिर्फ लाख इस्तेमाल करूंगा ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, एक शेयर कितने का? टोटल शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख। मेरी इस कंपनी में लायबिलिटी मैक्सिमम कितने? 10 लाख। कंपनी के पैसे दे दिए 10 लाख, मैंने शेयर ले लिए, कंपनी ने डीलिंग करती रही, आगे चल के पता चला कि कंपनी के पास बैंकरप्ट हो गई, टोटल एसेट्स आए फर्ज कीजिए कि 30 मिलियन के, और लाइबिलिटीज जो हैं ये है 100 मिलियन की। शॉर्टफॉल कितने का आया? 70 मिलियन। ये बैंक ने लोन दिया हुआ, बैंक ने 100 मिलियन का लोन दिया, कंपनी के एसेट बेचे तो 30 मिलियन आया, बाकी 70 मिलियन बैंक ने कहां से रिकवर करना? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि शेयर्स होल्डर अलग होते हैं, कंपनी अलग है, तो कंपनी के डेट के लिए शेयर होल्डर लायबल नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट कहता है लेकिन अगर कंपनी वाइंड अप हो रही, जब तक चलती रही है फिर तो कुछ नहीं कहा जाएगा शेयर होल्डर को, लेकिन अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, उस वक्त देखा जाएगा कि कितना शॉर्टफॉल है और शेयर होल्डर से कहा जाएगा कि आप कंट्रीब्यूट करें, लेकिन कितनी अमाउंट? जितनी उनकी शेयर्स की फेस वैल्यू है उसके बराबर। अब मुझे बुलाया जाएगा कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए इसमें। मेरी लायबिलिटी कितने थे? 10 लाख। मैं कहूंगा सर मेरी लायबिलिटी जो है लॉ कहता है कितनी? 10 लाख, लेकिन मैंने आपको 1 रुपया नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि 10 लाख ऑलरेडी बिजनेस को दे चुका हूं। 10 लाख लायबिलिटी ऑलरेडी बिजनेस को दे चुका हूं। असल में बिजनेस से मैंने पैसे वापस लेने थे, लेकिन चूंकि डिफॉल्ट कर गए तो जो पैसे मैंने वापस लेने थे अब मैं नहीं ले रहा। मेरी तरफ से यही कंट्रीब्यूशन है, मेरी तरफ से यही कंट्रीब्यूशन है। कुछ बात समझ आई? एग्जाम्पल को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं, बस आखिरी, इसके बाद कंसेप्ट खत्म, आज का लेक्चर खत्म। मैंने 1 लाख शेयर खरीदे, ये टोटल शेयर कैपिटल है। 1 लाख शेयर खरीदे, कितने के? मैंने कंपनी को कहा भाई मेरे हालात आजकल जरा ठीक नहीं है, आप ऐसा कीजिए मुझे 1 लाख शेयर दीजिए, मैं 6 रुपये अभी दे देता हूं, 4 रुपये दूंगा साल के बाद, हर एक शेयर के बदले। इसका मतलब यह हुआ अब मैंने जो 1 लाख शेयर खरीदे इसके बदले में कितने पैसे दिए और बाकी कितने पैसे देने का वादा कर लिया। ये किस्तें करवा ली मैंने, 2 किस्तें करवा ली। पहले कभी इन किस्तों की इजाजत होती थी, इन्हें कहा जाता था पार्टली पेड शेयर्स। अब ये किस्तें कराने की इजाजत नहीं है, अब कहते हैं नहीं फुल्ली पेड शेयर्स ही खरीदें। लेकिन फर्ज कीजिए पुराने जमाने की कोई कंपनी वो अभी से चली आ रही है, अब कंपनी ये बैंकरप्ट हो गई, बताइए क्या अब मेरी कोई लायबिलिटी है? अब कितने की लायबिलिटी? ये कंसेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का, 4 लाख। ये बात समझ आई? ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसे कहते हैं कब लिमिटेड लायबिलिटी 2 तरह से हो सकती है, एक लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा लिमिटेड बाय। लिमिटेड बाय शेयर में कितनी लायबिलिटी होती है? उतने जितने के शेयर्स आपके अनपेड है। कितने अमाउंट की लायबिलिटी होगी? जितने अमाउंट अनपेड है शेयर्स पे। अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड हैं
तो टेक्निकली आपकी जितनी लायबिलिटी थी ऑलरेडी आपने दे दी है, आपको इस वक्त 0 रुपीज देने हैं अगर शेयर फुली पेड है। अगर शेयर पार्टली पेड है तो आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? अनपेड अमाउंट। लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ आया कि वाइंडिंग अप पे शेयर होल्डर की कुछ ना कुछ लायबिलिटी होती है। भाई कितनी लायबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर है तो कितनी लायबिलिटी होगी? जितनी अनपेड है शेयर। अगर शेयर फुली पेड है, अगर शेयर पार्टली पेड है तो जितने पे नहीं किए उतने के लायबल हैं हम, बाकी के लायबल नहीं है। यहां तक बात क्लियर होगी? लिमिटेड बाय गारंटी का क्या कंसेप्ट है? नहीं ये छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मिनट दीजिए। लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट ये है कि आपने जब बिजनेस शुरू हो रहा है, मुझे बताइए बिजनेस चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन लाजमी नहीं सारा पैसा हमारा हो, हम उधार लेके भी बिजनेस चला सकते हैं। बैंक के पास गया, मैंने कहा सर बिजनेस चलाना है, उसने कहा कितने पैसे चाहिए? 10 मिलियन। उसने कहा 9 मिलियन मैं देता हूं, 1 मिलियन तुम डालो ताकि तुम्हारा भी कुछ ना कुछ स्टेक रहे। मैं कहा सर 1 मिलियन अगर मेरे पास होता ना, मैं छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू कर लेता। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कि मेरा स्टेक रहे, मैं एक काम करता हूं, मैं लिख के दे देता हूं कि अगर ये कंपनी डूबी और आपका लोन रीपे ना हुआ तो मैं आपको अपने घर से 5 मिलियन रुपीस ला के दूंगा। ये मैंने, अच्छा देखें, मैंने कैश नहीं लगाया, इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक जगह पे लिख दिया कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई, बैंकरप्ट हुई और पैसे ना दे सकी तो मैं एक सर्टेन अमाउंट पे कर दूंगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। एक तरह गारंटी यही होती है ना कि भाई इसको उधार दे दो, अगर इसने पैसे वापस ना किए तो मैं दूंगा। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कंपनी ने लोन वापस नहीं किया, आप कंपनी को लोन दीजिए, अगर कंपनी ने अपना लोन वापस नहीं किया, बैंकरप्ट हो गई, तो इतनी अमाउंट जितनी लिखी होगी मैं आपको खुद से ला के दूंगा। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर मेरी लायबिलिटी कितनी है? जितनी लिखी होगी, बिल्कुल जितनी उस कागज पे लिखी होगी। वो 5 लाख, अब इस केस में 5 लाख है तो 5 लाख होगी। कुछ बात समझ आती है आपको? चलिए आखिरी बात, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी आगे चल, ये देखिए कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ना ये सांस लेती है, ना इसको भूख लगती है, ना ये मरती है। ठीक है, कंपनी के बारे में हम कहते हैं कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कंपनी जो एंड्स बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्रिएट भी प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए से होती है, इसकी वाइंडिंग अप भी प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप इसको वाइंड अप ना करवाएं, साल तक चलती रहे, सैकड़ों साल तक चलती रहे। दुनिया में ऐसी, आपको शायद ऐसे इंसान ना मिले जो 150-200 साल से जिंदा है, लेकिन ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो 150-200 साल से काम कर रही हैं। इनको हम कहते हैं परपेचुअल, हमेशा सक्सेशन चलती रहेंगी अगर आप इसको वाइंड अप नहीं करवाते। और लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप किस डॉक्यूमेंट की बेस पे बनती है? कंपनी 2 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बनती है, एक को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे को कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हुए? अब सर एंड पे क्विक रिव्यू, 2-3 मिनट सिर्फ, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि जो आज मैं समझाना चाह रहा था वो आपने समझ लिया है। 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या है? कंपनी के ओनर्स अलग हैं और कंपनी का अपना स्टेटस अलग है। यानी एसेट अगर कंपनी खरीदती है वो किसके एसेट है? अगर एग्रीमेंट करती है, लोन लेती है बैंक से, किसने पे करना है? लोगों के साथ सेल परचेज के एग्रीमेंट करने हैं, किसने करना है? क्या ये सारे काम कंपनी अपने हाथ पैर से करेगी? किन के जरिए से करेगी? मैनेजर, डायरेक्टर्स के जरिए। कंपनी के जो मालिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या शेयर होल्डर की लायबिलिटी 0 होती है? अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। ना 0 है ना अनलिमिटेड है, दरमियान वाली सिचुएशन है, लिमिटेड है। अच्छा, लिमिटेड का मतलब है किसी सर्टेन अमाउंट तक होगी, तो किस अमाउंट तक होगी? डिपेंड करता है। लिमिटेड बाय शेयर है तो किस अमाउंट तक होगी लायबिलिटी? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। एग्जांपल के जरिए से हमने सीखा। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, किस अमाउंट तक होगी? जो गारंटी लिख के दी हुई है।
कहाँ पे लिख के दी हुई होगी वो उसको मेमोरेंडम आर्टिकल्स में। शेयर ऑफ कंपनी कैसे डिफरेंट है, कंपनी का शेयर कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के शेयर्स है, इसका शेयर कैपिटल सब डिवाइडेड होता है स्मॉलर, पहले से अप्रूव और रजिस्टर करवाया होता है, सब डिवाइड करवाते हैं स्मॉलर अमाउंट में और उसको प्रिंट करवाते हैं। ये जो स्मॉलर अमाउंट होती है इसको कहते हैं फेस वैल्यू, और जो प्रिंट करवाते हैं पेज उसको क्या कहते हैं, शेयर्स। जब मैं किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसीलिए ओनर को शेयर होल्डर कहते हैं, क्योंकि उसके पास शेयर्स होते हैं। शेयर्स को कंपनी को अगर मुझे पैसों की जरूरत है क्या करूं, कंपनी को वापस कर दूं, क्या करूं फिर, शेयर्स इररिडीमेबल हैं लेकिन ट्रांसफरेबल हैं टू अनदर पार्टी। शेयर के साथ कोई राइट्स और लायबिलिटी होते हैं, राइट किस चीज का है, लायबिलिटी किस चीज की है, अनपेड अमाउंट, लेकिन लायबिलिटी उस वक्त होगी अगर अमाउंट अनपेड होगी, अगर शेयर फुली पेड है तो कोई लायबिलिटी नहीं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कंपनी आगे चलती रहेगी, ठीक है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ और वाइंडिंग अप भी होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स कौन सी होती हैं जिनकी बेस पे कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज घर जाके आपने तसल्ली के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 खास तौर पे इसके एंड पे जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो जरूर पढ़ने हैं और अटेम्प्ट करना है। लॉ याद रखें, लीगल प्रोविजन डिस्कस करने से समझ नहीं आता, ये केसेस डिस्कस करने से समझ आता है। लीगल प्रोविजन से बाज़ औक़ात वो पूरा मैसेज कम्युनिकेट नहीं होता, तो इसलिए पास्ट पेपर के क्वेश्चन और केस स्टडीज ये जरूर रीड करने हैं। लेक्चर खत्म।